हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो आज हम सॉल्युबिलिटी टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्यूट की वह अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो सॉल्वेंट में घुल सके। सॉल्यूट की वह अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो सॉल्वेंट में घुल सके एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे या एक स्पेसिफाइड प्रेशर पे, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो कैसे डिफाइन करोगे? द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in solvent at specified temperature and pressure। ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्यूट की वह अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो सॉल्वेंट में घुल सके एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर के, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ही नाम लिख रहा है, देखो सॉल्युबिलिटी में ही आप इसको ऐसा डिफाइन तैयार कर सकते हो। सॉल्यूट प्लस एबिलिटी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी सॉल्यूट की वह अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो सॉल्वेंट में घुल सके, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। वो डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर और किस पे? प्रेशर पे। ठीक है, तो देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी हम दो तरीके से इसमें पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब चलो पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लेते हैं। अब ध्यान समझो, मैंने एक कंटेनर लिया, ध्यान समझना, समझ में आ जाएगा। हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में क्या है? सॉल्वेंट है जो कि वॉल्यूम के रूप में है। किसके रूप में है? वॉल्यूम के रूप में है। हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया जो किसके रूप में? सॉलिड के रूप में क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, आपने सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, सॉल्यूट घुल गया। मैं मान लेता हूँ 500 ml आपका सॉल्वेंट है, तो मैं 20 ग्राम सॉल्यूट मिलाया, 5 ग्राम और सॉल्यूट मिलाया, मिलाते मिलाते गया, मतलब मैं मान लेता हूँ 40 ग्राम सॉल्यूट मिलाया, तो सॉल्यूट पूरी तरह से घुल गया। अब सॉल्यूट मिला रहा हूँ तो वो उस समय वो नहीं घुल रहा है, तो उसी को क्या बोलता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड को कैसे डिफाइन करोगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर से, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट dissolve in a solvent at a specified temperature is called solubility of solid in liquid। ठीक है, तो solubility of solid in liquid किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करता है? सबसे पहले दो फैक्टर पे अफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको पता है, यदि अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर का सॉल्यूट मिलाता हूँ, जैसे मान लो पानी के अंदर का चीनी मिला रहे हो, जैसे चाशनी बनानी हो, तो पानी के अंदर का चीनी मिलाते हो, देखते हो क्या होता है कि जब चीनी घुल जाता है, फिर और चीनी मिलाते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं, तो चीनी और क्या होने लगता है? घुलने लगता है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्यूट क्या होता है? और ज़्यादा मात्रा में उसको सॉल्यूट को और मिलाएंगे तो और क्या होगा? घुल जाएगा। यानी अगर देखो तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा? सॉल्यूट जो है वो उसकी एबिलिटी घुलने क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यानी ऐसे बोल सकते हो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। यहाँ से दो शर्त बनता है, और ये दो शर्त के बारे में जो बताए थे वो ली चैटलियर साहब ने बताया था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? ध्यान समझना। उन्होंने बोला था यदि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, सॉल्युबिलिटी किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि मान लो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करे या एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करे, तो उस समय सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी। ये चीज़ किसने बोला था? ली चैटलियर प्रिंसिपल साहब ने बताया था। तो अब ध्यान समझना, आप थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटली समझो। अब देखो ध्यान से, यदि मान लो ऐसा कोई सबस्टेंस सॉल्वेंट है, मैंने सॉल्यूट मिला दिया, अब मैं हीट दे रहा हूँ। हीट देने पे क्या हो आपका जो है, मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, टेम्परेचर देने में क्या हो? हीट इवॉल्व हो जाए, हीट इसमें रुके ना, हीट क्या हो? बाहर निकल जाए।
हीट बाहर निकल जाएगा, द प्रोसेस इन विच हीट रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। यानी यदि हीट बाहर निकल जा रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी अगर हीट निकल जाएगा बाहर, यदि आप सॉल्यूट मिलाओगे, यदि आप सॉल्यूट मिलाओगे, उस कंडीशन में सॉल्यूट घुलेगा। हीट अंदर रहा ही नहीं तो हीट नहीं रहा तो सॉल्यूट टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं यानी डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा तो वो घुलेगा नहीं। यानी अब सॉल्यूट मिलाओगे तो सॉल्यूट क्या होगा? नहीं घुलेगा। कब नहीं घुलेगा? जब ये कैसा प्रोसेस हो? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। यानी जब ये एक्सोथर्मिक की कंडीशन में आया, एक्सोथर्मिक की कंडीशन में आया, तो उस कंडीशन में आपका हुआ क्या? यदि आपने सॉल्यूट को में टेम्परेचर दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया, आपने टेम्परेचर दिया, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन तो बना लेकिन आपका हीट क्या हुआ? बाहर निकल गया। अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक कंडीशन। इस कंडीशन में डेल्टा एस सॉल्यूशन होगा, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका अगर है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी 0 होगा। यदि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बच रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा? निगेटिव होगा। और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें नहीं है, स्केप हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो इस कंडीशन में हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना होगा? सॉल्यूशन का वो कितना होगा? 0 होगा। 0 से कम होगा, सॉरी 0 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये डेल्टा एस सोल्यूशन क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। मान लो दूसरा कंडीशन हो यदि इंडोथर्मिक हो। कैसा हो? इंडोथर्मिक प्रोसेस हो। इंडोथर्मिक कंडीशन होगा तब क्या होगा? यदि ऐसा समझो इंडोथर्मिक कंडीशन हुआ, इंडोथर्मिक कंडीशन में ऐसा समझो होगा क्या कि यदि मान लो जो है इंडोथर्मिक यानी हीट दे रहे हो या टेम्परेचर दे दो, टेम्परेचर देने में हीट क्या है? इसी के अंतर्गत सॉल्वेंट के अंतर्गत आप सॉल्यूट मिला रहे हो, सॉल्यूशन के अंतर्गत ही हीट प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंतर्गत हीट क्या है? प्रेजेंट है। यदि हीट सॉल्यूशन के अंतर्गत ही प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आप सॉल्यूट मिलाओगे, सॉल्यूट क्या हीट पाने की वजह से टूटेगा, डिसोसिएट होगा और घुलेगा। सॉल्यूट मिलाओगे डिसोसिएट होगा और घुलेगा। यानी यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो उस कंडीशन में सॉल्यूट की एबिलिटी घुलने क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो एंडोथर्मिक कंडीशन में यदि आप सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाते हैं तो इस कंडीशन में आपका टेम्परेचर क्या, अगर हीट दो टेम्परेचर दोगे तो हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। हीट एब्जॉर्ब होगा, उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एंडोथर्मिक केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यहाँ पे डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या होगा? वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, कंपेयर ना। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में एक लाइन होगा जो कि हम यहाँ से डाल देते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन होगा जहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ली चेटलियर प्रिंसिपल साहब ने दिया था क्या कि यदि आप मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट को अगर डिजोल्व करना चाहते हो तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस में होगा, जहाँ पे डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या होगा? वो 0 से क्या होगा? दूसरे इफेक्ट की बात करेंगे जो होगा प्रेशर का। कौन सा इफेक्ट दूसरा होगा? पहला इफेक्ट है क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता होगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपको पता है कि सॉलिड क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। यदि सॉलिड सोल्यूट को अगर वाटर मिला दे रहे हो तो उस पर प्रेशर दे रहे हो, किसी चीज़ से प्रेशराइज कर रहे हो, तो क्या सॉलिड जो है सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा? नहीं घुलेगा। यानी सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर डज नॉट इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड ये देख लीजिए। और उसके बाद एक एनसीईआरटी का आपको यहाँ पे एक पेज दिख रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड की बात करते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अगर सॉलिड सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में डिजॉल्व हो रहा है किसके अंतर्गत? सॉल्वेंट के अंतर्गत, तो कंसंट्रेशन का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे दिस सॉल्यूशन को? व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट when a solid solute is added to a solvent and it increase concentration of solution is called dissolution। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक बनता है जो होगा क्या? क्रिस्टलाइजेशन। यानी जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीयकरण।
जिसको क्रिस्टलाइजेशन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीयकरण। क्रिस्टलाइजेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, यदि ऐसा समझो कि सॉलिड सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट के अंतर्गत मिला दिया तो कुछ सॉलिड सॉल्यूट घुल जाएंगे और कुछ सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। कोलाइड हो जाएंगे यानी जो है वो घुलेंगे नहीं, तो हम उसी को सेपरेट कर देंगे, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। यानी व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, some solid solute is dissolved with solvent and some solid solute collide with solvent and separated out it is called crystallization। ठीक है, डिफाइन समझ में आया। यानी सर सॉल्यूट को सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाते हैं तो कुछ सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है और कुछ सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुलता है, वो कोलाइड हो जाता है। कोलाइड पार्ट को अगर हम बाहर निकाल दें तो उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, दूसरा हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस की वह अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो लिक्विड यानी सॉल्वेंट के अंतर्गत घुल सके, लिक्विड सॉल्वेंट के अंतर्गत, उसी का बोलेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसको देखो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया और यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स ले लिए। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स ले लिए और ऊपर हमने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, पिस्टन। ये सॉल्वेंट है, हमने यहाँ पे गैस के रूप में आपका सॉल्यूट ले लिया है। अब हम क्या लगा रहे हैं, पिस्टन ऊपर लगा दिए हैं। पिस्टन लगाने पे अब ऊपर से हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। जब हम प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से, तो प्रेशर लगाने पे क्या होगा, धीरे धीरे गैस के पार्टिकल किस में घुलने लगेंगे, आपके धीरे धीरे गैस के पार्टिकल आपका किसके घुलने लगेंगे, लिक्विड के अंतर्गत। धीरे धीरे लिक्विड के अंतर्गत घुलने लगेंगे, उससे क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी जितना अमाउंट में आपका गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किससे, प्रेशर से। जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे, गैस के उतनी मॉलिक्यूल्स आपके किस में घुलेंगे, लिक्विड या सॉल्वेंट के अंतर्गत घुलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके बारे में। यानी अगर हम देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किससे, प्रेशर से। बहुत ज़्यादा किससे अफेक्ट करता है, प्रेशर से। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा गैस जो है, गैस क्या होगा, सॉल्युबल होगा किसके अंतर्गत, लिक्विड के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि इसके बारे में अच्छे से जानकारी जो दिए थे वो हेनरी साहब ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी साहब ने। हेनरी साहब ने एक नियम दिया था, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला क्या, हम जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, गैस जो वेपर फेज में गैस है, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे वो गैस जो वेपर फेज में है वो उतना ही ज़्यादा उसके मोल फ्रैक्शन किसके अंतर्गत घुलेंगे, सॉल्यूशन के अंतर्गत घुलेंगे या सॉल्वेंट के अंतर्गत घुलेंगे। इसी को क्या नाम दे दिया गया, हेनरी नाम। हेनरी साहब ने क्या बोला कि यदि आप जितना प्रेशर दोगे उतना ज़्यादा गैस के मोल किसके अंतर्गत घुलेंगे, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंतर्गत घुलेंगे। उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, हेनरी लॉ। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। यानी हेनरी लॉ क्या कर रहा है, हेनरी साहब का ये कहना था कि जितना ज़्यादा आप गैस पे प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन आपके किसके अंदर घुलेंगे, सॉल्यूशन के अंतर्गत घुलेंगे। उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, हेनरी लॉ। ठीक है, अब देखो हेनरी लॉ को मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, सर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का किसके अंदर घुलेगा, लिक्विड के अंतर्गत क्या होगा, घुलेगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा सर प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन किसके अंदर घुलेगा, आपका लिक्विड के अंतर्गत घुलेगा। तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटाना हो तो हम क्या करेंगे, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे इक्वल टू होगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगेगा, KH यानी P इक्वल टू आ गया KH। अब ये KH क्या है,
ये KH है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी का नियतांक, हेनरी का क्या है नियतांक, यानी प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं, ये P क्या है, ये प्रेशर जो आपने लगाया है अप्लाइड ऑन गैस पे, गैस जो सोल्यूट है, गैस फेज है, उस पे आपने जो P है वो प्रेशर है। X क्या है, ये जो गैस के मोल्स हैं जो सॉल्वेंट के अंदर घुलने वो क्या है X है, और KH क्या है हेनरी कांस्टेंट। तो अगर मैं ये मल्टीप्लाई X है तो इधर क्या होगा डिवाइड, यानी P अपान X इक्वल टू होगा क्या KH। यानी अगर देखा जाए कि अब इस कंडीशन में होगा क्या, KH बढ़ाने पे प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होगा घटेगा, यानी हेनरी कांस्टेंट बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ता है लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होता है घटता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, और ये रहा हेनरी लॉ। एनसीईआरटी में एक लाइन दिया होगा, यहाँ आप देख रहे हो तो यहाँ लिखा होगा द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हेनरी लॉ। ठीक है, वहां पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपको क्या हुआ दिया होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड P इक्वल टू KH। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और चलते हैं और जानते हैं, जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी हेनरी लॉ के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। तो आपको नीचे दिख रहा होगा, सबसे पहला होता है कार्बोनेटेड ब्यूरेज, यानी सॉफ्ट ड्रिंक के अंतर्गत जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इंक्रीज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्युबल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। हाईली प्रेशर पे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके अंदर जो है डिसॉल्व कर देते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के अंतर्गत, और उसको हाईली प्रेशर पे हम उसको क्या कर देते हैं, बॉटल को सील्ड कर देते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड विथ हाई प्रेशर। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ होगा जो आपको नीचे दिख रहा होगा, उसमें ये दिया गया, हेनरी साहब ने ये बताया था, यदि हम समुद्र के निचली सतह पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, निचली सतह पे जाते हैं तो हम उस समय क्या ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा ज्यादा, उस कंडीशन में क्या होगा, गैस क्या होंगे जो है ज्यादा सॉल्युबल होंगे। यानी अगर मैं समुद्र के निचली सतह पे जाने लगा, धीरे धीरे में अगर मैं निचली सतह पे गया तो निचली सतह पे जाने पे क्या होगा, गैस की मात्रा जो है हमारे शरीर के अंतर्गत, हमारे ब्लड के अंतर्गत, हमारे टिश्यूज के अंतर्गत वो ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे, घुलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। अब ज़्यादा मात्रा में घुल गए, अब हम ऊपर आ गए, अब मान लो झटके से अगर हम ऊपर आ रहे हैं, नीचे से आप ऊपर जब आते हो तो आपका प्रेशर क्या होता है, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा। यानी जो गैस आपका जो ब्लड और टिश्यूज के अंदर घुला होगा वो झटके से क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब उसमें डिपेंड करता है कि हमारे अंदर शरीर के अंदर कौन से गैस के मॉलिक्यूल्स घुले हों। जैसे मान लो नाइट्रोजन घुले हो, उसके मॉलिक्यूल्स और साइज क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो अब होता क्या है कि अंतर्गत जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी आप क्या हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में हमारा और ब्लड हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, लिक्विड की तरह। तो अब क्या होगा, गैस जो है, नाइट्रोजन जो होगा, ऑक्सीजन होगा, वो हमारे क्या होंगे, शरीर के अंतर्गत क्या होंगे, घुलेंगे। घुलने के बाद क्या होगा, हम झटके से यदि ऊपर की तरफ आते हैं, यदि ऊपर की तरफ आएंगे तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बबल्स के रूप में निकलेगा। ठीक है, वो बबल्स के रूप में निकलेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे टिश्यूज जो है ब्रस्ट हो जाएंगे, और जो है हमको एक रोग होगा जिसे बेंड्स रोग बोलते हैं। बेंड्स रोग क्या होगा, नाक से खून निकलने लगेगा, कान से खून निकलने लगेगा, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बेंड्स रोग के अंतर्गत आते हैं। और इसीलिए जो है इसको जो है बेंड्स रोग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या लेते हैं, टैंक लेते हैं। उसमें डाइल्यूटेड एयर होता है जिसमें आपको मात्रा दिया होगा, हीलियम का इतना परसेंटेज, नाइट्रोजन का इतना परसेंट, ऑक्सीजन का इतना परसेंटेज। जिसके कारण क्या होता है, यदि आप वो स्कूबा डाइवर्स यदि डीप सी के अंतर्गत गए हैं, यदि जब ऊपर आएंगे तो उनको डाइल्यूटेड एयर मिलेगा। डाइल्यूटेड एयर मतलब उसके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होंगे, जो बाहर निकलेंगे थोड़ा बहुत दर्द होगा लेकिन उतना दर्द नहीं होगा जो उनको एक झटके से बाहर निकलने पे जो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं उनसे निकलने पे होता है। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा वो होगा अनोक्सिया। क्या होगा, अनोक्सिया। जो पर्वतारोही हैं, जो पर्वतारोही हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे पर्वतारोही हैं जो पर्वत पे चढ़ते हैं, आप देखते हो जब ऊपर चढ़ते जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी हमारे बॉडी के अंतर्गत ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। धीरे धीरे कम होने लगेगी तो हम ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, तो पर्वत चढ़ते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, यानी हम लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल है यदि वो कम होगा तो हमारे शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन क्या होगा, कम घुलेगा। अब कम घुलेगा तो हमारे सोचने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। हमारे सोचने की क्षमता कम होगी। इसी रोगों को क्या बोलते हैं, अनोक्सिया। इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ऑक्सीजन मिले
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, सॉल्बिलिटी और कंसंट्रेशन टर्म्स एंड न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, मिलते हैं।